हे, लाइव हो गया। चलिए यहाँ पे कमेंट दे दीजिए हमको। सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड जो जो बोल रहे हैं उसको वो। यहाँ पे जो है ऑनलाइन में गुड मॉर्निंग भी कुछ बोलता है, तो जो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग, और जो इवनिंग बोल रहे हैं उनको इवनिंग। अनिल प्रसाद, कविता पाल, चितरंजन कुमार, आर्यन सम्राट, रिमझिम कुमारी, चलिए एट फर्स्ट कल के क्लास के विषय में बता देते हैं। कल जो बीता हुआ कल में कुछ ये लोग जो है जो ऑनलाइन क्लास लगवाता है ना, मेरा क्लास इधर लाइव कर दिया और यहाँ का क्लास उधर लाइव कर दिया, तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था कल। तो कल आपका क्लास जो है डिस्टर्ब हो गया था। वही यानी एक ही कीवर्ड जो है ना, कट पेस्ट कॉपी यहां भी कर दिया, वहां भी कर दिया, यहां वाला वहां कर दिया, वहां वाला यहां कर दिया, समझे? तो कल यही दिक्कत हो गया था। बाद बाकी सब तो ठीक है, तो कभी कल हो जाता है। खैर इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कमेंट और बढ़ा देंगे तो थोड़ा कुछ और लोगों का कमेंट ले लेंगे हम। सुने हैं आप? हाँ, अच्छा। हाँ, एक दिन लेट हो गया तो बोल रहा है बहुत लेट हो जा रहा है। अच्छा, हाँ। ऐसे भी शनिवार को लेट रहेगा क्लास, अभी ये बोल देते हैं, ठीक है। सोमवार से शनिवार आते आते हम स्वयं बहुत थक जाते हैं, समझे? तो इसलिए शनिवार को पहले ही बोल दे रहे हैं क्लास लेट रहेगा मेरा। ऐसे हम 5 सवा 5 बजे तक शुरू कर देंगे, लेकिन शनिवार को जो है 5:30 बजे से पहले शुरू नहीं होगा। तो ये फालतू कमेंट मत कीजिए। चलिए अब आ जाइए, प्राचीन भारतीय इतिहास का लास्ट टॉपिक। और जो प्राचीन भारतीय इतिहास का लास्ट टॉपिक है वह है राजपूत काल। वह है राजपूत काल। और अगर हम बात राजपूत काल की करें तो इसका संबंध जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास से भी है। इसका संबंध मध्यकालीन भारतीय इतिहास से भी है। तो इसलिए जो है आपको राजपूत काल के विषय में आपको यहां पर भी देखना होगा, और साथ ही साथ जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भी जो है आपको देखना होगा। ऑफलाइन हुआ था, लेकिन वो चीज फिर से आपको ऑनलाइन में भी पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? नहीं हुआ था, ऑफलाइन भी नहीं हुआ था, ऑफलाइन भी नहीं हुआ था। हाँ, छुट्टी हो गया था। तो राजपूत काल एक तो हम आपको यहां पर स्पष्ट कर दे, जो है आपको
राजपूत काल मध्यकाल में भी पढ़ना है और साथ ही साथ जो है प्राचीन में भी पढ़ना है, प्राचीन में भी पढ़ना है। तो थोड़ी बहुत चर्चा इसके विषय में जो है हम आपको यहां कर देंगे और थोड़ी बहुत चर्चा जो है आपको मध्यकाल में कर देंगे। सुनील कुमार यादव, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। नहीं, 100 क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन कैसे? ऑनलाइन में ऐप में बिहार दरोगा में 50 क्वेश्चन 30 मिनट शो कर रहा था। 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन था। कल मेरा क्लास ही नहीं हुआ था। इसके बाद ज्योग्राफी चालू कीजिएगा। अच्छा, हाँ। इतिहास पढ़ा रहे हैं, प्राचीन के बाद मध्यकालीन न पढ़ाएंगे जी? है? दिमाग है कि दिमाग को बेच दिए हैं? आइए अब कमेंट हटा दीजिए। अब कमेंट हटाइए अब यहां से। राजपूत काल, राजपूत काल। देखिए, राजपूत काल समझिएगा आप चीजों को। आपको हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का नाम आपने सुना होगा। हर्षवर्धन को उत्तर भारत का, हर्षवर्धन को जो है उत्तर भारत का हर्षवर्धन को उत्तर भारत का जो है अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। लेकिन हर्षवर्धन की अगर हम लोग बात करें तो हर्षवर्धन का निधन आप सभी लोग जानते हैं 647 ईस्वी में हुआ। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का निधन हुआ। और साथ ही साथ आप सभी लोग ये बात भी जानते हैं कि हर्षवर्धन जो है उत्तर भारत का शासक था। हर्षवर्धन जो है आपको उत्तर भारत का शासक था। तो एक बात यह है कि हर्षवर्धन उत्तर भारत का शासक था और दूसरी बात यह है कि हर्षवर्धन का निधन 647 ईस्वी में हुआ। 647 ईस्वी में हुआ मतलब 7वीं सदी में हुआ। 7वीं सदी में हुआ। 7वीं सदी में हर्षवर्धन के निधन होने के बाद, 7वीं सदी में हर्षवर्धन के निधन होने के बाद जो है कोई भी ऐसा हर्षवर्धन जैसा योग्य शासक नहीं हुआ जो पूरे उत्तर भारत को एक करके रख सके, जो पूरे उत्तर भारत को एक करके रख सके, जिस वजह से उत्तर भारत के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजपूत राजवंशों ने अपने शासन की स्थापना किया और अलग अलग राजपूत राजवंश के शासकों ने अपने अपने क्षेत्र में जो है शासन प्रशासन करने का काम किया। अलग अलग राजपूत राजवंश के शासकों ने अलग अलग क्षेत्रों में जो है शासन करने का काम किया। तो जो राजपूतों का शासन है, अगर राजपूतों के शासन को हम लोग देखें तो राजपूत का जो शासन है वह मूलतः उत्तर भारत में रहा है, वह मूलतः उत्तर भारत में रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो राजपूतों का शासन है वह उत्तर भारत में 7वीं सदी से लेकर 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक, 7वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक जो है राजपूतों का शासन उत्तर भारत में रहा है। राजपूतों का शासन उत्तर भारत में रहा है। लेकिन आपको 12वीं सदी के बाद उत्तर भारत में इस्लामी शासन की स्थापना हुई है। इस्लामी शासन की स्थापना हुई है। देखिए, आप याद कीजिए
थोड़ा बहुत तो इतिहास आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो आप जानिए, आगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तो हम आपको बताएंगे। एक युद्ध हुआ है तराइन का युद्ध। तराइन का 3 युद्ध हुआ है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, द्वितीय युद्ध 1192, तृतीय युद्ध 1215। तृतीय युद्ध 1215। तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ है। और तराइन के इस द्वितीय युद्ध ने ही भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित किया है। भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित किया है। और यह जो भारत में इस्लामी सत्ता है, भारत में इस्लामी सत्ता उत्तर भारत में ही स्थापित हुआ था। उत्तर भारत में ही स्थापित हुआ था। 1192 को हम लोग 12वीं सदी का अंत कह सकते हैं। 12वीं सदी का अंत कह सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको जो एक सदी होता है, एक सदी होता है 100 वर्षों का होता है। सदी का प्रारंभिक 50 वर्ष पूर्वार्ध कहलाता है और सदी का अंतिम 50 वर्ष उत्तरार्ध कहलाता है। सदी का अंतिम 50 वर्ष जो है उत्तरार्ध कहलाता है। हम क्या कहना चाह रहे हैं आप इस बात को समझिएगा। हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि जैसे अगर हम कहे कि हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो 21वीं सदी का अर्थ हो जाता है 2000 ईस्वी से लेकर 2100 ईस्वी। 2000 ईस्वी से लेकर 2100 ईस्वी। 2000 ईस्वी से लेकर 2100 ईस्वी 21वीं सदी का मतलब ये हो जाता है, समझ गए। और अगर हम 21वीं सदी का पूर्वार्ध कहे तो 21वीं सदी के पूर्वार्ध से जो बोध होता है वह होता है 2000 ईस्वी से लेकर 2050 ईस्वी तक। 2050 ईस्वी तक। और 21वीं सदी के उत्तरार्ध शब्द का जब हम प्रयोग करें तो इससे जो बोध होता है, इससे बोध होता है 2051 से लेकर के 2100 ईस्वी तक। 2051 से लेकर 2100 ईस्वी तक। तो जो पूर्वार्ध होता है वह सदी का प्रारंभिक 50 वर्ष और जो उत्तरार्ध होता है वह सदी का अंतिम 50 वर्ष। वह सदी का अंतिम 50 वर्ष होता है। तो 12वीं सदी के उत्तरार्ध में 1192 ईस्वी में भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई। और भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना उत्तर भारत में ही हुई है। उत्तर भारत में हुई है। और जानते हैं जो भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई है वह 7वीं से 12वीं सदी के बीच जो उत्तर भारत में राजपूतों ने शासन किया है। 7वीं से 12वीं सदी के बीच जो उत्तर भारत में राजपूतों ने शासन किया है, राजपूतों के अकड़ के कारण, राजपूतों के घमंड के कारण, राजपूतों के घमंड के कारण, राजपूतों के स्वाभिमान के कारण राजपूत शासक जो होते थे आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। भारत के राजपूत शासक एक दूसरे को आपसी सहायता नहीं प्रदान करते थे। भारत के जो राजपूत शासक थे, खासतौर पर उत्तर भारतीय राज्यों में जो राजपूत शासक थे, वे एक दूसरे को सहायता प्रदान नहीं करते थे। बल्कि अगर कोई विदेशी आया ना तो एक राजपूत शासक पर आक्रमण किया तो दूसरा जो है, दूसरा राजपूत शासक को होना यह चाहिए था कि वो भारतीय राजपूत शासक का मदद करे, लेकिन वो राजपूत शासक विदेशियों को मदद करता था, विदेशियों को मदद करता था। तो जो राजपूत की नीतियां थी वो सही नहीं थी। देखिए पुष्पा झुकेगा नहीं, हमेशा इस सिद्धांत पर काम नहीं होता है, समझ गए। वो सिर्फ सिनेमे में पुष्पा झुकेगा नहीं, जीवन में हजारों बार आपको झुकना होगा। देखिए समय के अनुकूल इंसान को हर चीज करना चाहिए। तो ये जो राजपूतों में था पुष्पा झुकेगा नहीं, वही झुकेगा नहीं जो है भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित कर दिया। जब मुस्लिमों का आक्रमण होने लगा, अरबी मुसलमानों का, तुर्की मुसलमानों का भारत पर आक्रमण होने लगा, अरबी मुसलमान तो बहुत ज्यादा भारत में कुछ उखाड़ नहीं पाया, बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। लेकिन भारत में जो तुर्की मुसलमान था, जो महमूद गजनबी था, महमूद गजनबी तो भारत को लूट कर चला गया। महमूद गजनबी के बाद जो मोहम्मद गौरी था,
मोहम्मद गौरी भारत को लूटा भी, भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित भी कर दिया। मोहम्मद गौरी को वास्तविक तौर पर बाजीगर माना जा सकता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी हार कर भी जीता है। मोहम्मद गौरी की भारत में हार हुई, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद गौरी जो है भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित करने में सफल रहा। भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित करने में मोहम्मद गौरी जो है आपको सफल रहा। तो कहीं ना कहीं हम ये बात कह सकते हैं कि जो राजपूतों की नीतियां थी, राजपूतों की नीतियां ही भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना के मार्ग को प्रशस्त किया, या भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना में मदद किया, यहां तक हम कह सकते हैं। कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है। आपको अब जो राजपूत है, अगर राजपूत शासकों की बात की जाए तो राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार की राय प्रस्तुत करते हैं। जो अलग अलग विद्वान है, अलग अलग विद्वान जो है अलग अलग प्रकार की राय रखते हैं। जैसे कुछ विद्वान का मानना है राजपूत भारत में रहने वाली एक जाति है। कुछ विद्वान का मानना है राजपूत भारत का मूल निवासी नहीं है, विदेशियों का संतान है। फिर आपको कुछ विद्वानों की यह राय है, कुछ विद्वानों का यह मानना है कि भारत के भीतर राजस्थान राज्य में जो अरावली पर्वत है, भारत के भीतर राजस्थान राज्य में जो अरावली पर्वत है, राजस्थान के अरावली पर्वत के अंतर्गत माउंट आबू की पहाड़ी है। माउंट आबू की पहाड़ी है। माउंट आबू की पहाड़ी पर महर्षि वशिष्ठ ने, माउंट आबू की पहाड़ी पर जो है महर्षि वशिष्ठ ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। एक यज्ञ का आयोजन किया था और उसी यज्ञ के दौरान अग्निकुंड से, उसी यज्ञ के दौरान अग्निकुंड से जो है राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं। इस बात की चर्चा विशेष तौर पर चंदबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासों में देखने को मिलती है। चंदबरदाई जो कि पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान का बाल मित्र था, उनका दरबारी कवि था। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान ने, चौहान के दरबार में जो चंदबरदाई रहता था, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की है, उसी में इस बात की चर्चा है कि महर्षि वशिष्ठ ने राजस्थान के आबू पर्वत पर यज्ञ का आयोजन करवाया और उस यज्ञ के दौरान अग्निकुंड से ही राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। खैर, राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई, यह कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। और राजपूतों के विषय में ऐसा अब लगने लगा है जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार एनसीईआरटी से मुगल काल, गांधी जी से संबंधित बहुत सारे तथ्य, गुजरात दंगा 2002, ये सब चीज ऐतिहासिक साहित्यों से, ऐतिहासिक ग्रंथों से हटाया जा रहा है। समझ गए? खैर, इतिहास एक ऐसा चीज है जिसको आप हटा करके भी हटा नहीं सकते हैं। आप कुछ भी करके उसको हटा नहीं सकते हैं। और पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में, अभी तो ये राजपूत काल बहुत ज्यादा महत्व का नहीं है। अगर आप प्रश्न में देखेंगे तो बहुत कम प्रश्न यहां से इस कालखंड से आपको नजर आएंगे, ना के बराबर प्रश्न आपको इस कालखंड से नजर आएंगे, या कभी कताल यहां से प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन जिस प्रकार से इस्लामी शासन से संबंधित चीजों को ऐतिहासिक ग्रंथों से हटाया जा रहा है, और जब इस्लामी शासन से संबंधित चीजें, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल जैसे पाठ अगर हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों से हट जाएंगे तो इस कालखंड का महत्व काफी ज्यादा हो जाएगा और यहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। खैर, जब तक बिहार में नीतीश कुमार है तब तक बिहार के पाठ्यक्रम से तो हमको नहीं लगता है कि हटाया जाना चाहिए।
लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ही हटाया है। तो और ये बात है कि पूरा मुगल काल नहीं हटाया है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि पूरा मुगल ही हटा दिया है। जैसा कि एनसीईआरटी के निदेशक जो है, डायरेक्टर जो है, सफाई दिए हैं, पेपर में आया था, पेपर हम पढ़ रहे थे, उन्होंने सफाई दिया है कि ऐसा नहीं है कि पूरे मुगल काल को हटा रहे हैं, नहीं, बल्कि मुगल काल के उन चीजों को हटा रहे हैं जो बोझ बन गया है, जिसका कोई महत्व है नहीं। अब देखिए पुस्तक, नई पुस्तक छप के आएगी, तब पता चल पाएगा कि क्या हटाया है क्या नहीं हटाया है। मोदी जी को कुल मिलाकर के देखा जाए ना, मोदी जी का अवलोकन करेंगे आप तो यह पाएंगे कि मोदी जी जो है अपना बुराई नहीं सुनना पसंद करते हैं, समझ गए, अपना बुराई सुनना पसंद नहीं करते हैं, अपने खिलाफ, उनके खिलाफ कोई जाए ये चीज मोदी जी को पसंद नहीं है। तो ये चीज है, खैर जो भी है वो तो अपना मोदी जी जाने, जो करना है करे अपना। अब देखिएगा भारत के अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग राजपूत राजवंश का उदय हुआ, उसमें जो है आपको गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों का उदय हुआ। गुर्जर प्रतिहार का उदय हुआ। फिर आपको मध्य प्रदेश के मालवा के क्षेत्र में परमार वंश के शासन का उदय हुआ। परमार वंश के शासन का उदय हुआ। फिर आपको उत्तर प्रदेश के कन्नौज के क्षेत्र में गहरवाल वंश के शासकों का उदय हुआ। गहरवाल वंश के शासन की स्थापना हुई। फिर आपको राजस्थान के अजमेर, दिल्ली, हरियाणा के क्षेत्र में चौहान वंश के शासकों ने शासन किया। चौहान वंश के शासकों ने शासन किया। फिर आपको गुजरात के क्षेत्र में ही जो है सोलंकी वंश के शासकों ने शासन किया। सोलंकी वंश के शासकों ने शासन किया। फिर आपको जो है और भी राजपूत राजवंश है, जैसे कि कलचुरी चेदी वंश भी है, जिसका शासन जो है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में रहा था, मुख्यतः मध्य प्रदेश के क्षेत्र में रहा था। तो आप देख सकते हैं ये सभी क्षेत्र उत्तर भारत में आते हैं, और उत्तर भारत के अंतर्गत जो है ये प्रमुख राजपूत वंशों का उदय हुआ। ये प्रमुख राजपूत वंशों का उदय हुआ अलग अलग क्षेत्रों में। अब देखिए कि हमने आपको बताया था कि राजपूत शासक एक दूसरे को सहायता प्रदान नहीं करता था, बल्कि जब विदेशी आक्रमण होता था तो विदेशी आक्रांता को सहायता प्रदान करता था। किस आधार पर हमने आपको यह बात बता दिया, किस आधार पर हमने आपको यह बात कह दिया? तो देखिए, आपको जो गहरवाल वंश जिसका शासन आपको कन्नौज के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज के क्षेत्र में हुआ करता था। इस गहरवाल वंश का एक शासक था, उसका नाम था जयचंद। गहरवाल वंश का शासक था, उसका नाम क्या था? जयचंद। और उस समय क्या होता था, राजा की पुत्री का जो विवाह होता था उसके लिए स्वयंवर का आयोजन किया जाता था। अलग अलग क्षेत्रों के राजा महाराजा शक्तिशाली लोग आते थे, अपना शक्ति प्रदर्शन करते थे। राजा जो भी शर्त रखता था या जिसका विवाह होना है वो जो शर्त रखती थी उसको लेकर के सब लोग प्रयास करते थे। जो सफल हो जाते थे वो जो है उनसे विवाह हो जाता था। जैसे रामायण में आप राम को देखे होंगे, समझ गए, तो सीता यही ना शर्त रखी थी कि जो है शिव का जो धनुष है उसको उठाना है, समझ गए, यही ना। भगवान राम उठा लिए, सीता से विवाह हो गया उनका। अगर राम भी नहीं उठा पाते तो सीता से विवाह नहीं हो पाता। तो यही स्वयंवर है, आप लोग जानते ही होंगे। तो जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। जयचंद की पुत्री कौन थी? संयोगिता। जयचंद की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर हो रहा था। जयचंद की पुत्री संयोगिता का जो है स्वयंवर हो रहा था, और उस स्वयंवर से चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय जो है संयोगिता को उठा लिया और उससे विवाह कर लिया। तो इससे
चौहान वंश और गहरवाल वंश के बीच शत्रुता बढ़ गई, शत्रुता बढ़ गई। चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान और गहरवाल वंश के शासक जयचंद के बीच शत्रुता हो गया। और इस शत्रुता के कारण ही जब 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो रहा था, तो जयचंद बहुत खुश था, जयचंद बहुत खुश था। और कुछ इतिहासकार तो यहां तक आरोप लगाते हैं कि जयचंद ने तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया। लेकिन इस बात को लेकर बड़ी मतभेद है, इस बात को लेकर मतभेद है कि जयचंद ने साथ दिया है या नहीं दिया है। कुछ इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया है, लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं। तो इस बात को लेकर मतभेद है। लेकिन फिर भी जो धोखेबाज लोग होता है उसको जयचंद की संज्ञा दे दी जाती है, जयचंद की उपाधि दे दी जाती है। तो जो जयचंद ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान नहीं बल्कि मोहम्मद गौरी का साथ दिया, इसी आधार पर हम आपको यह बात बताए हैं कि जो भारतीय राजपूत शासक थे, अगर विदेशी आक्रमण होता था तो एक राजपूत शासक दूसरे राजपूत शासक को साथ ना दे करके बल्कि विदेशी शासकों को साथ दिया करता था। यह भारत का दुर्भाग्य है, समझ गए, यही भारत का दुर्भाग्य है। और यही कारण है कि भारत को जो है प्राचीन काल से लेकर आज तक हमेशा लूटा ही गया है और भारत हमेशा लुटाया ही है। और आप इस बात को हमेशा ध्यान में रख लीजिए और अपने जीवन में इस चीज को उतारिए। यह मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी ये कहता है। देखिए, बाहरी लोगों से कोई खतरा नहीं होता है, किसी को भी, हम हो, आप हो या कोई भी हो, बाहरी लोगों से किसी को भी कोई खतरा नहीं होता है। अगर आपको बर्बाद करेगा तो वो आपके अपने ही करेंगे। तो आपको अपने अपनों से बचना है, बाहरी लोगों से नहीं बचना है। समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं? हाँ। तो अब देखिएगा, ये जो तमाम राजपूत वंश है, इन तमाम राजपूत वंशों में आपने देखा कि एक राजपूत वंश है गुर्जर प्रतिहार, एक राजपूत वंश है गुर्जर प्रतिहार। और जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसका शासन गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में रहा है। और जो गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहारों की जो चर्चा है, गुर्जर प्रतिहारों की चर्चा सर्वप्रथम पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति लेख में, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति लेख में देखने को मिलता है गुर्जर प्रतिहारों की चर्चा। और जो गुर्जर प्रतिहार था, ये आप याद कीजिए, हम बताए थे राष्ट्रकूट वंश के विषय में बताए थे। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग ने मालवा का अभियान किया था और मालवा का अभियान करके दंती दुर्ग ने मालवा को जीता था। और उसके बाद दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन करवाया था, यानी महादान यज्ञ का आयोजन करवाया था। और उस महादान यज्ञ में गुर्जर प्रतिहारों ने द्वारपाल का काम किया था। और साथ ही साथ हमने आपको यह भी बात बताया है कि 7वीं 8वीं सदी में भारत के सबसे ऐतिहासिक महत्व के नगरों में सबसे प्रमुख ऐतिहासिक महत्व का नगर था कन्नौज। कौन था? कन्नौज था। और कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, आपको मालूम है? बताए थे ना। कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिस त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट तीनों भाग लिया था। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किया था यही गुर्जर प्रतिहारों ने किया था। और इसमें अंतिम रूप से जीत भी हुआ था गुर्जर प्रतिहारों का। और कन्नौज पर कब्जा करने में सफल हुआ था गुर्जर प्रतिहार। और कन्नौज पर जब कब्जा गुर्जर प्रतिहारों ने कर लिया
तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाकर ही शासन प्रशासन करने का काम किया। जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे वे कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर जो है शासन प्रशासन करने का काम किया। अर्थात हम यह बात कह सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों की जो राजधानी हुआ करती थी वह आपको कहां थी? कन्नौज। कहां थी? कन्नौज। और जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, इस वंश की स्थापना की गई थी नागभट्ट प्रथम के द्वारा। इस वंश की जो स्थापना है, इस वंश की स्थापना की गई थी आपको नागभट्ट प्रथम के द्वारा। नागभट्ट प्रथम ने इस राजवंश को स्थापित किया। वही इस राजवंश की अगर हम लोग बात करें तो यह जो राजवंश है यानी जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश के जो सबसे महान शासक हुए वे थे आपको मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो सबसे महान शासक हुए कौन थे? आपको मिहिर भोज हुए। और आपको जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, हमने आपको पिछले क्लास में यह बात डिस्कस किया था कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उस त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है आपको गुर्जर प्रतिहारों के तरफ से सर्वप्रथम भाग कौन लिया था? वत्सराज ने लिया था। किसने लिया था? वत्सराज ने लिया था। और वही पालों के तरफ से धर्मपाल ने, और जो है आपको राष्ट्रकूटों के तरफ से ध्रुविया धारावर्ष। तो वत्सराज ने तो भाग लिया था, लेकिन वत्सराज जो है कन्नौज को जीत नहीं पाया। लेकिन ये जो मिहिर भोज है, मिहिर भोज के विषय में ही यह कहा जाता है कि मिहिर भोज ने कन्नौज को जीतकर उस पर अपना अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन करने का काम किया। इस वंश में कहने को तो कई सारे शासक हुए, लेकिन अंततः इस राजवंश का पतन हुआ। और इस राजवंश के अगर अंतिम शासक की हम लोग बात करें तो इस राजवंश के जो अंतिम शासक है, इस राजवंश के अंतिम शासक के तौर पर चर्चा मिलता है आपको यशपाल का। किसका? यशपाल का। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो हमने लगभग 4 से 5 कॉलम यहां पर हमने आपको बनाया है, और जो 4 से 5 कॉलम बनाया है उसमें पहला कॉलम में हमने राजवंश का नाम लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? दूसरा राजधानी। तीसरा चौथा सबसे महान शासक। पांचवा क्लियर। जिस प्रकार से गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में आपने ये सब चीज देखा, उसी प्रकार से जो है शासन करने वाला जो अगला राजपूत राजवंश था उसका नाम था गहरवाल वंश। शासन करने वाला जो अगला राजपूत राजवंश था उसका नाम था गहरवाल वंश। और जो गहरवाल वंश है, गहरवाल वंश को ही हम लोग राठौड़ वंश भी कहते हैं। जो गहरवाल वंश है, गहरवाल वंश को ही हम लोग राठौड़ वंश भी कहते हैं। और जो गहरवाल वंश है, इस गहरवाल वंश का जो शासन रहा है, अगर हम गहरवालों के शासन को देखें तो गहरवाल का जो शासन रहा है यह कन्नौज के क्षेत्र में रहा है, और कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लेकिन गहरवालों की राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो गहरवालों की राजधानी कन्नौज नहीं हुआ करती थी, बल्कि गहरवालों की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। कहां हुआ करती थी? वाराणसी गहरवालों की राजधानी हुआ करती थी। वही जो आपको गहरवाल वंश है, इस गहरवाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। चंद्रदेव गहरवाल वंश के संस्थापक थे। वहीं जो है आपको इस वंश के अगर सबसे महान शासक की हम लोग बात करें तो इस वंश के सबसे महान शासक हुए गोविंद चंद। जो गोविंद चंद्र है वे इस वंश के सबसे महान शासक हुए। तथा इस वंश के अंतिम शासक की हम लोग बात करें तो इस वंश के अंतिम शासक जो है आपको जयचंद हुए। इस वंश के अंतिम शासक कौन हुए? जयचंद हुए। और देखिए, जयचंद ने मोहम्मद गौरी को मदद किया या नहीं किया, इस बात को लेकर इसलिए विवाद है। जयचंद ने मोहम्मद गौरी को मदद किया या ना किया, इस बात को लेकर इसलिए विवाद है कि विद्वानों का यह मानना है कि अगर जयचंद मोहम्मद गौरी का मदद करता तो मोहम्मद गौरी फिर जयचंद के साथ युद्ध नहीं लड़ता और जयचंद की हत्या करके उनके साम्राज्य को हड़प नहीं लेता।
तो इसी चीज को लेकर मतभेद है, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा था। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा था। चंदावर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में चंदावर पड़ता है, चंदावर पड़ता है। तो जो आपको मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी के विषय में तो यह भी कहा जाता है कि वह सोच करके ही आया था भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित करना है, जितना अधिक से अधिक हो सकता है भारत में, भारत के हर क्षेत्र में अपने शासन को स्थापित करना है, मुस्लिम शासन को स्थापित करना है। तो साम्राज्यवादी प्रकृति का भी था, तो अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर भी हो सकता है कि उन्होंने जयचंद पर आक्रमण करके, उन्हें युद्ध में पराजित करके उनके साम्राज्य को अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो जो मोहम्मद गौरी है, जिन्हें भारत में इस्लामी सत्ता का संस्थापक माना जाता है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में पराजित किया और उसकी हत्या कर दी और उसके संपूर्ण क्षेत्र को जो है अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया। और फिर जो है वो क्षेत्र मुस्लिमों के अधीन हो गया और फिर मुसलमानों ने वहां पर शासन प्रशासन करना शुरू कर दिया था। अब गहरवाल वंश के बाद जो अगला राजवंश है, अगला राजपूत राजवंश है, उसका नाम है चौहान वंश। उसका क्या नाम है? चौहान वंश। चौहान वंश, चौहान वंश कहिए या चाहमान वंश कहिए, दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग बात नहीं है, बल्कि दोनों जो है एक ही बात है। अगर हम लोग चौहान वंश की बात करें तो जो चौहान वंश है, इस वंश की राजधानी जो है आपको अजमेर थी। इस राजवंश की राजधानी थी अजमेर, अजमेर, हां अजमेर थी। इस वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा किया गया था। वासुदेव के द्वारा चौहान वंश के शासन की स्थापना की गई थी। वही इस राजवंश के जो सबसे महान शासक है, इस राजवंश के सबसे महान शासक के रूप में चर्चा मिलता है विग्रह राज चतुर्थ बीसल देव। इसका पूरा नाम है विग्रह राज चतुर्थ बीसल देव। बीसल देव ये जो है आपको इसका पूरा नाम है, जो कि चौहान वंश के सबसे महान शासक हुए। और जो विग्रह राज चतुर्थ बीसल देव है, विग्रह राज चतुर्थ बीसल देव ने ही संस्कृत में एक नाटक लिखा था, जिस नाटक का नाम है हरिकेली। संस्कृत में जो नाटक है हरिकेली, संस्कृत के नाटक हरिकेली की रचना इसी विग्रह राज चतुर्थ बीसलदेव के द्वारा किया गया था। और आप सुनते होंगे अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, जो कि एक मस्जिद है। उस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। मात्र 2.5 दिन में उस मस्जिद को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बना दिया था। लेकिन वहां पर पहले विद्यालय हुआ करता था, वहां पर पहले विद्यालय हुआ करता था, संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। तो राजस्थान के अजमेर में जो संस्कृत विद्यालय था, जिसको तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था, उस संस्कृत विद्यालय की स्थापना यही विग्रह राज चतुर्थ बीसलदेव ने करवाया था। विग्रह राज चतुर्थ बीसलदेव ने, विग्रह राज चतुर्थ बीसलदेव ने जो है संस्कृत विद्यालय की स्थापना राजस्थान के अजमेर में करवाई थी। और उसी को तोड़वा करके जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां पर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। वही इस राजवंश के जो अंतिम शासक हैं, इस राजवंश के अंतिम शासक के रूप में चर्चा मिलता है पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय को ही हम लोग पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। पृथ्वीराज तृतीय को ही हम लोग पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। और देखिए जो पृथ्वीराज चौहान है, चौहान वंश के अंतर्गत इन लोगों का शासन राजस्थान के अजमेर के क्षेत्र के अलावा जो है पंजाब हरियाणा और दिल्ली, पंजाब हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र तक जो है चौहान वंश का शासन हुआ करता था। तो जो चौहान वंश का शासन पंजाब हरियाणा दिल्ली के क्षेत्र तक हुआ करता था, पंजाब में एक किला था भटिंडा का किला। पंजाब में एक किला था भटिंडा का किला। उस भटिंडा के किला को मोहम्मद गौरी ने जीत लिया।
उस भटिंडा के किला पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और आक्रमण करके मोहम्मद गौरी भटिंडा के किला को जीत लिया। इस बात से ही पृथ्वीराज चौहान खासा नाराज हो गए। इस बात से ही पृथ्वीराज चौहान खासा नाराज हो गए और मोहम्मद गौरी के द्वारा भटिंडा के किला का किया गया अभियान ही तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण बना। तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण बना और तब जाकर के 1191 ईस्वी में हरियाणा के तराइन नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया और पृथ्वीराज चौहान अगर चाहता तो मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार सकता था। पराजित कर दिया, उसको बंदी बना लिया। लेकिन मोहम्मद गौरी बंदी बनाए जाने के बाद जान की भीख मांगने लगा। मोहम्मद गौरी जान की भीख मांगने लगा और भारतीय लोग तो हड़प्पा काल से ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं और पृथ्वीराज चौहान को लगा अब माफी मांग रहा है, माफ कर दिया जाए। अब ये अपना हस्त्र समझ गया है, अपना औकात समझ गया है। तो पृथ्वीराज चौहान को ऐसा नहीं लगा कि ये दोबारा पलटकर अभियान करेगा। बुरी तरह पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, जिस कारण पृथ्वीराज चौहान को लगने लगा अब तो ये हार गया है, अब क्या ये दोबारा आक्रमण करेगा। लेकिन इस हार से, तराइन के प्रथम युद्ध के हार से मोहम्मद गौरी टूटे नहीं। जैसे आप एक परीक्षा फेल कर गए, सुसाइड कर लेते हैं, गंगा में कूदकर जान दे देते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, जो मन होता है वो कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक परीक्षा में असफल हो गए तो यह जरूरी नहीं है कि आगे आप परीक्षा में सफल होंगे ही नहीं, कोई जरूरी नहीं है। सफलता असफलता जीवन के दो पहलू हैं, कभी सफल होंगे कभी असफल होंगे। ना सफलता से घबराना है, ना असफलता से हतोत्साहित होना है, एकदम नहीं। समझ गए? एकदम नहीं, एकदम नॉर्मल रहिए, हर सिचुएशन में नॉर्मल रहिए और अपना काम करते जाइए। और सफलता का मतलब यह नहीं होता है कि हम सरकारी नौकरी पा लिए सफल हो गए। सफलता का मतलब सिर्फ इतना थोड़े होता है, सफलता का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है। और कोई इंसान ये नहीं कह सकता है कि हम 100% सफल हो। 100% कभी कोई सफल हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता है। समझ गए? सफलता का मतलब ये थोड़े होता है कि हम दरोगा बन गए सफल हो गए ना। का है, दरोगा से ऊपर ना है डीएसपी है, एसपी है, डीएम है, उससे ऊपर ना है प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है और भी बहुत कुछ है। समझे? तो इसलिए छोटी सफलता से इतराना नहीं है। बहुत लोग इतराने लगते हैं। समझे? हाँ, अब सुनिए। तो पृथ्वीराज चौहान माफ कर दिया, मोहम्मद गौरी सीधा अपना साम्राज्य वापस लौट गया और तैयारी में जुट गया। अब ये नहीं असफल हो गए, 1 महीना तक मोबाइल चलाएंगे, फ्रस्ट्रेट रहेंगे, दोस्त से बात करेंगे, मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, घर चले जाएंगे या रूम में बैठ के कोना में रोएंगे ना। ये सब गलत चीज है। जो हो गया हो गया, उसके विषय में नहीं सोचना है। आगे क्या करना है हमेशा उसके विषय में सोचना है। आगे क्या करना हमेशा उसके विषय में सोचना है। अब मान लिया जाए कि कोई मरता है तो तेरहवीं क्यों होता है? उसको भुलाने के लिए तेरहवीं होता है। समझ गए? कि 13 दिन बाद लोग भूल जाए उसको, इसलिए तेरहवीं होता है। समझ रहे हैं?
तो आप लोग को जो है मोहम्मद गौरी के तरह बनना चाहिए, मोहम्मद गौरी के तरह। मोहम्मद गौरी हारा, सीधे अपने राज लौटा, जाके अपनी कमजोरी का पता लगाया। युद्ध में क्यों हारे हम, किस वजह से हारे, युद्ध में हार का कारण क्या रहा है, और फिर कारण का पता किया, जो कमजोरी थी उसको दूर किया, एक मजबूत सेना बनाया, और एक मजबूत सेना बनाकर आक्रमण कर दिया पृथ्वीराज चौहान पर। पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज चौहान तैयार ही नहीं था, और पृथ्वीराज चौहान हल्के में ले लिया। इसको तो एक बार हम हरेबे किए हैं, इसको तो एक बार हरेबे किए हैं, मेरे सामने खाक टिकेगा। बहुत विद्यार्थी जो 1717 पोस्ट से लेकर आज तक तैयारी कर रहा है, जिसका हर बार प्रीलिम्स निकला है, कभी मेंस निकला है, कभी नहीं निकला है, कभी फिजिकल में छटा है, वो सोचता है नहीं पढ़ेंगे तो पीटी तो निकल ही जाएगा। तो वो लोग इस भ्रम में ना रहे कि नहीं पढ़ेंगे तो पीटी निकल ही जाएगा। तैयारी करने वाला एक से एक महारथी सब आ गया है मैदान में अब। इसलिए हर चीज को आपको गंभीरता से लेनी चाहिए। अगर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को गंभीरता से ले लेता, अगर हुमायूं शेरशाह सूरी को गंभीरता से ले लेता, तो हुमायूं भारत से निर्वासित नहीं होता। और अगर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को गंभीरता से ले लेता, तो फिर भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना नहीं होती। भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना में जितना योगदान मोहम्मद गौरी का ही है, मोहम्मद गौरी का है, उतना ही योगदान पृथ्वीराज चौहान का भी है। दहेज लेना ही पाप नहीं है, दहेज देना भी पाप है, समझे? आपको जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा 1192 में, हार गया मोहम्मद गौरी के हाथों। मोहम्मद गौरी ने वो गलती नहीं किया जो गलती पृथ्वीराज चौहान ने किया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मौत के घाट उतार दिया। इसको लेकर भी बड़ी विवाद है, लेकिन सीधा आप मान के चलिए, वो कहानी सब में नहीं पढ़ना है क्या हुआ नहीं हुआ, ना एकदम नहीं, ना पूछा है ना पूछेगा कभी। लेकिन इतना बात आप मान के चलिए, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना कर ली। भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना कर ली। इसके बाद जो अगला राजपूत वंश है, उसका नाम है आपको परमार वंश। परमार वंश मालवा यानी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। मालवा के क्षेत्र में परमार वंश के शासकों ने शासन किया था। और जो परमार वंश है, परमार वंश के शासकों की राजधानी हुआ करती थी धारा नगरी। धारा नगरी परमार वंश के शासन की स्थापना उपेंद्र राज ने किया था। उपेंद्र राज ने किया था। वही इस राजवंश के जो सबसे महान शासक हुए राजा भोज ने भोजपुर नामक नगर को बसाया। राजा भोज ने भोजपुर नामक झील को बसाया, अपने राजधानी में विद्यालय बनवाया। बहुत सारे कार्य राजा भोज के द्वारा किए गए थे। वही परमार वंश के जो अंतिम शासक है, परमार वंश के अंतिम शासक के रूप में चर्चा मिलता है महलक देव का। किसका? महलक देव का चर्चा मिलता है। परमार वंश के बाद जो अगला राजवंश है जिसने शासन किया है
उस राजवंश का नाम है गुजरात के भीतर सोलंकी वंश। गुजरात के भीतर सोलंकी वंश। देखिए गुजरात के भीतर, अरे नोट उठ छोड़िए ना महाराज, बहुत थोड़ी आप लोग तो अजीब हाल है, क्या नोटंकी लगा के रखे हैं। बताइए प्राचीन भारतीय इतिहास खत्म होने जा रहा है, अभी तक उस चीज का विकास नहीं हुआ है जिस चीज का विकास हो जाना चाहिए था अब तक। कम से कम पूरा प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाने के दौरान 4-5 बार तो बोलिए देंगे कि बोलिए दिए होंगे। क्लास में ध्यान से सुनिए, चीजों को गौर से देखिए, बोर्ड को, और याद करवाते हैं तो मुंह खोल के बोलिए। कम से कम ये 3 चीज का तो विकास हो ही जाना चाहिए था, लेकिन ये 3 चीज का विकास होगा नहीं। समझ गए? कैसे होगा? चीजों को गंभीरता से लेंगे तब ना। गंभीरता से लेने का आदत है कहाँ? बचपन से लेकर आज तक तो आदत रहा नहीं है, तो अभी अचानक तो आ नहीं जाएगा। पूरे सिलेबस खत्म होते होते हो सकता है आ जाए, पूरे सिलेबस खत्म होते कम से कम 50 बार इस बात को बोल देंगे तो हो सकता है आ जाए। सोलंकी वंश, देखिए जो सोलंकी वंश है, सोलंकी वंश का शासन गुजरात में रहा था। इस वंश के जो शासक थे वे जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किए थे, और जैन धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाला अंतिम राजवंश यही है, सोलंकी वंश ही है। समझ गए? जो सोलंकी वंश है यही है, और इसे गुजरात का चालुक्य वंश भी कहा जाता है। इसको गुजरात का चालुक्य वंश भी कहा जाता है, चालुक्य, गुजरात का चालुक्य भी कहा जाता है। गुजरात का चालुक्य कहिए या सोलंकी कहिए, दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग बात नहीं है, दोनों एक ही बात है। सोलंकी वंश की स्थापना जो है गुजरात के क्षेत्र में हुई थी। इसकी राजधानी अनहिलबार थी। अनहिलबार हुआ करती थी, और इस राजवंश की स्थापना जो है की गई थी मूलराज प्रथम के द्वारा। मूलराज प्रथम के द्वारा की गई थी, और इस वंश के जो सबसे महान शासक हुए, इस वंश के सबसे महान शासक हुए जयसिंह सिद्धराज इस राजवंश के सबसे महान शासक हुए, और वही इस राजवंश के जो अंतिम शासक हुए आपको भीम द्वितीय। अंतिम शासक आपको भीम द्वितीय हुआ। देखिए ये भीम द्वितीय वही भीम द्वितीय है जो मोहम्मद गौरी को हराया था भारत में। भीम द्वितीय, आप याद कीजिए, ये जो गुजरात का सोलंकी वंश है, गुजरात में जो शासन किया है, गुजरात में एक बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है, सोमनाथ मंदिर का नाम आप सुने होंगे। जो सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। आपने महमूद गजनबी का भी नाम सुना होगा। जो महमूद गजनबी है 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक लगातार भारत पर 17 बार आक्रमण करता रहा। महमूद गजनबी का उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करना है, धन लूटना है, और धन लूट के अपने साम्राज्य में लेकर चले जाना है। महमूद गजनबी बार बार आक्रमण कर रहा था। महमूद गजनबी को बहुत ज्यादा धन मिल नहीं रहा था, तो महमूद गजनबी अपने भारतीय अभियान के क्रम में ही पता किया भारत के लोग अपना धन रखता कहां है। तो महमूद गजनबी को पता चला भारत के लोग अपना धन रखता है मंदिर में रखता है, और सच में उस समय में धन मंदिर में रखा जाता था। उसके बाद से ही महमूद गजनबी मंदिर पर आक्रमण कर मूर्ति सबको तोड़ने लगा, और फिर महमूद गजनबी ही प्रथम मुस्लिम शासक हुआ जो हिंदू मंदिरों को तोड़ा। और जानते हैं, जहां पर भी मस्जिद है, लगभग हर जगह तो नहीं, लेकिन लगभग स्थान पर पहले मंदिर था। लगभग स्थान पर, 100% नहीं, लेकिन जहां पर भी मस्जिद है पहले मंदिर था। मंदिर को मुस्लिम शासकों ने तोड़ दिया और वहां पर मस्जिद बनवा दिया। और मुस्लिम शासक ने स्पष्टतापूर्वक लिखा भी
लिखा उस पर कि यहां पर फलना मंदिर था, हम तोड़ करके फलना मस्जिद बनवा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मस्जिद है जिस पर इस बात का विवरण है। और वहीं से भारत में मुस्लिम शासकों ने मूर्ति तोड़ने, मंदिर लूटने की परंपरा की शुरुआत की। भारत में मूर्ति तोड़ने और मंदिर लूटने की परंपरा की शुरुआत महमूद गजनबी ने की है। और आप स्वयं सोचिए ना, भारत में पहले हिंदू शासकों का शासन रहा है, बाद में मुस्लिम शासकों का शासन हुआ है। तो हिंदू शासकों ने मंदिर बनवाया है। मंदिर सबका निर्माण गुप्त काल में ही होना शुरू हो गया था। गुप्त काल में एक से बढ़कर एक मंदिर बनवाए गए थे, एक से बढ़कर एक विशाल मंदिर बनाए गए थे। तो हिंदू शासकों के द्वारा जो मंदिर बनवाए गए थे उसको तोड़ करके जो है मस्जिद बनवाया है मुस्लिम शासकों ने। अब देखिएगा आप, महमूद गजनबी मंदिर सबको तोड़ना उड़ना शुरू किया, मूर्ति उर्ति लूटना उड़ना शुरू किया। इससे जो है महमूद गजनबी को बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति हुई। महमूद गजनबी जितना भी अभियान किया, उन सभी अभियानों में जब वो सोमनाथ मंदिर को लूटा, उसमें सबसे ज्यादा संपत्ति की प्राप्ति महमूद गजनबी को हुई। उसमें सबसे ज्यादा अकूत संपत्ति की प्राप्ति महमूद गजनबी को हुई। और इतना अधिक संपत्ति की प्राप्ति हुई थी कि जब महमूद गजनबी उस संपत्ति लेकर जा रहा था, जाटों ने विरोध किया, उसका पलट करके जवाब नहीं दिया, बल्कि वो समझ गया अगर हम उलझेंगे सब संपत्ति तहस नहस हो जाएगा, सब संपत्ति तहस नहस हो जाएगा। इसलिए जाट से तभी नहीं उलझा। और यह घटना आपको आपके जीवन में सीख देता है। देखिए, इतिहास एक विषय नहीं है, इतिहास एक जीवन शैली है। इतिहास जो सीख गया वो जीवन जीना सीख जाएगा, डिसीजन लेना सीख जाएगा। इतिहास को सिर्फ आप एक डाटा और विषय मान करके चलते ना। इतिहास अगर आप समझ गए और इतिहास को अगर आप अपने जीवन में उतार लिए, आप बहुत महान व्यक्ति हो जाएंगे। अशोक से भी महान हो जाएंगे, मोदी जी से भी महान हो जाएंगे। देखिए, ये जो महमूद गजनबी के जीवन से संबंधित घटना है कि महमूद गजनबी जब सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था, जाटों ने विरोध किया तो उसका पलट कर जवाब नहीं दिया, बल्कि सब धन संपत्ति जाके रख आया। और तब आया और जाट को नानी याद दिला दिया 1027 में, जो कि उसका अंतिम सेना अभियान था। यह घटना सीख देता है कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, महमूद गजनबी अपने जीवन में आगे ही बढ़ रहा था, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा था, भारत से धन को लूट कर ले जा रहा था अपने साम्राज्य, मतलब वो उसका लक्ष्य था। आपका लक्ष्य क्या है? पढ़ के एक अच्छा मानव बनना, सरकारी नौकरी लेना, यही ना है? हाय, तो इस क्रम में जब आप इस क्रम में आगे बढ़ेंगे ना, तो इस क्रम में आपको बहुत आंधी बिहार का सामना करना पड़ेगा, बहुत आंधी तूफान का सामना करना पड़ेगा, बहुत विरोध का सामना करना पड़ेगा, बहुत टीका टिप्पणी का सामना करना पड़ेगा, बहुत लांछन आपके ऊपर लगाया जाएगा, बहुत तरह की बातें आपको लेकर कही जाएंगी। गांव घर जाइएगा तो अड़ोसी पड़ोसी बोलेगा इससे क्या होगा, 5 साल तो हो गया, 5 साल में कुछ होबे नहीं किया, अब खाक करेगा। तो उसको तुरंत पलट के जवाब नहीं देना है, एकदम नहीं, लेकिन मन में सोच लेना है सफल हो करके सबसे आकर के तुम्ही को लड्डू खिलाएंगे, समझे? मन में ये सोचना है, समझ रहे हैं?
तो लोगों के लांछन का जवाब, लोगों के टीका टिप्पणी का जवाब, आंधी तूफान का जवाब अपनी सफलता से देना है, समझे? ई नहीं कि उलझ जाना है ना, एकदम नहीं, एकदम नहीं उलझना है, एकदम मुड़ी गिरा करके आगे चलते रहना है और ताना को पॉजिटिव वे में लेना है। जब भी जाइए, जो ज्यादा ताना मारता उसी के पास बैठिए, वो ताना आपके लिए एक एनर्जी का काम करेगा। अगर आपका थिंकिंग पॉजिटिव हो तो, अगर आपका थिंकिंग निगेटिव हो तब तो वो निगेटिव एनर्जी के तौर पर काम करेगा, समझे? थिंकिंग को अच्छा बनाइए, सकारात्मक बनाइए, वो पॉजिटिव तौर पर आपके लिए काम करेगा। जब महमूद गजनबी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उस समय वहां का शासक था भीम प्रथम, जो कि यही सोलंकी वंश का शासन था। भीम प्रथम था जो कि यही सोलंकी वंश का शासन था, सोलंकी वंश का शासक था। महमूद गजनबी तो अपना लूट कर चला गया। फिर मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। मोहम्मद गौरी 1175 में पहला अभियान किया मुल्तान के खिलाफ, मुल्तान को जीत लिया, फिर आगे बढ़ा। गुजरात के पाटन में 1178 में मोहम्मद गौरी का सामना भीम द्वितीय के साथ हुआ। भीम द्वितीय ने परास्त कर दिया, मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया, मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया। और मोहम्मद गौरी भारत में परास्त होने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान था। जो मोहम्मद गौरी था वह भारत में परास्त होने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान था। इसके अलावे और भी कई सारे राजपूत वंश के शासकों ने शासन किया, और इसके अलावे जो और भी कई सारे राजपूत वंश के शासकों ने शासन किया था, उसमें एक था आपको चंदेल वंश, एक था कलचूरी चेदी वंश, समझ गए? तो एक था आपको चंदेल वंश। कौन था? चंदेल वंश, चंदेल वंश, चंदेल वंश, चंदेल वंश। देखिए, जो चंदेल वंश है, अगर हम लोग चंदेल वंश की बात करें तो चंदेल वंश का शासन जो है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ही रहा है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ही चंदेल वंश का शासन रहा है। इस वंश के शासकों ने अपनी राजधानी खजुराहो को बनाया था। खजुराहो, खजुराहो का राजधानी बना करके इस वंश के शासकों ने शासन किया। और चंदेल वंश के संस्थापक थे ननुक। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? ननुक। ननुक चंदेल वंश के संस्थापक थे। वहीं इस चंदेल वंश का जो सबसे महान शासक था, देखिए इसका क्या नाम था जी, इसका देखिए नाम भूल रहे हैं, यशोवर्मन। हाँ, यशोवर्मन, यशोवर्मन, यशोवर्मन था। वही इस राजवंश के जो अंतिम शासक है, अंतिम शासक थे परमीदिदेव। परमीदिदेव, परमीदिदेव इस वंश के हाँ अंतिम शासक। इस वंश, हाँ परमीदिदेव, हाँ जो भी है देख लीजिए ना, ठीक है। इस वंश के अंतिम शासक हुए। और जानते हैं इस वंश का एक शासक था विद्याधर। ये जो चंदेल वंश है, चंदेल वंश का एक शासक था विद्याधर। विद्याधर एकमात्र भारतीय शासक हुए। विद्याधर एकमात्र भारतीय शासक हुए जिसने महमूद गजनबी से हार नहीं माना। महमूद गजनबी को उन्होंने अपने शासनकाल के समय अपने राज्य पर आक्रमण न करने को विवश किया। महमूद गजनबी आक्रमण न किया था। जिस समय महमूद गजनबी आक्रमण कर रहा था, चंदेल वंश का शासक विद्याधर था। विद्याधर शक्तिशाली था। विद्याधर इतना अधिक शक्तिशाली था कि महमूद गजनबी आक्रमण करने से डर गया। महमूद गजनबी आक्रमण नहीं किया, तो दोनों के बीच युद्ध नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी यूपीपीसीएस इस प्रश्न को पूछा है, कौन भारतीय शासक थे जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ है? बल्कि उसका तो युद्ध होबे नहीं किया है। महमूद गजनबी तो हमेशा जीतबे किया है।
लेकिन फिर भी यूपीपीसीएस इस बात को पूछा है, कौन भारतीय शासक थे जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ, जिसके राज पर महमूद गजनबी आक्रमण नहीं किया? विद्याधर था। कौन था? विद्याधर। चंदेल वंश का शासक था, चंदेल वंश का शासक था। इसके बाद जो है अगला राजवंश था कलचुरी चेदी वंश। कलचुरी चेदी वंश था, कलचुरी चेदी वंश। और जो कलचुरी चेदी वंश है, इस वंश के संस्थापक हुए कोक्कल। कौन हुए? कोक्कल। कोक्कल, हाँ कोक्कल। और इस राजवंश के सबसे महान शासक कर्णदेव। कर्णदेव। इस राजवंश की राजधानी कहां थी जी? त्रिपुरी। त्रिपुरी कहां पड़ता है जानते हैं? मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह भी एक राजपूत राजवंश था, जिस राजपूत राजवंश के शासकों ने मध्य प्रदेश के क्षेत्र में शासन करने का काम किया। राजधानी त्रिपुरी। और इस राजवंश के संस्थापक जो है कोक्कल और सबसे महान शासक कर्णदेव। वहीं इस राजवंश के जो अंतिम शासक थे वे थे शोधदेव। शोधदेव। इस राजवंश के जो अंतिम शासक थे वे थे आपको शोधदेव। इस राजवंश के अंतिम शासक थे। यही प्रमुख राजपूत राजवंश है जिसने भारत के भीतर शासन करने का काम किया। यही प्रमुख राजपूत राजवंश है जिसने भारत के भीतर शासन करने का काम किया। इन राजपूत राजवंशों से संबंधित नोट में और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो सभी महत्वपूर्ण बात जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, सब चीज की चर्चा हमने आपके साथ की है। इसके अलावा नोट में और भी बहुत कुछ है। नोट के हर बात को पढ़ के उसको याद कर जाना है। क्या कर जाना है? हाय, समझ में कुछ आया? हाय, चलिए। सही करवा देंगे, ठीक है। चलिए, और सब बढ़िया? आइए एक बार जितना बताए हैं आइए याद करते हैं। आइए हो। राजपूत काल कब से कब तक हो? आए 7वीं से 7वीं से। अच्छा, गुर्जर प्रतिहारों का शासन कहां आ रहा है? राजस्थान। और सोलंकी का शासन, परमार का शासन, चौहान का शासन, आए गहरवाल का शासन, गहरवाल, आए कलचुरी चेदी वंश का शासन, आए मध्य प्रदेश ना, चंडेल वंश का शासन, वो भी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों में रहा था। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों में रहा था। चलिए, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहां थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहां थी? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक महान शासक, महान शासक, अंतिम शासक, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी, राजधानी, राजधानी
संस्थापक, महान शासक, अंतिम शासक, गहरबाल वंश की राजधानी, गहरबाल वंश की राजधानी, संस्थापक, संस्थापक, महान शासक, महान शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक, चौहान वंश की राजधानी, राजधानी, संस्थापक, संस्थापक, महान शासक, महान शासक, अंतिम शासक, परमार वंश की राजधानी, राजधानी, संस्थापक, संस्थापक, महान शासक, महान शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक, सोलंकी वंश की राजधानी, कहा, संस्थापक, संस्थापक, सबसे महान शासक, सबसे महान शासक, सबसे महान शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक, चंदेल राजवंश की राजधानी, 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 संस्थापक, संस्थापक, सबसे महान शासक, महान शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक, कलचुड़ी वंश की राजधानी, कलचुड़ी वंश की राजधानी, संस्थापक, संस्थापक, महान शासक, महान शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक। क्लियर। नोट में ऐसे हर बात दिया हुआ है। हाँ, क्या बोले? हाँ, अच्छा, क्या दिया है? अच्छा, उसको सही कर लीजिए ना। एक मिनट रुकिए, नोट दीजिए तो। कहाँ कहाँ बोले थे? नोट दीजिए ना, कहाँ कहाँ बोले थे तो उसको बोलने दीजिए। जहाँ पे बोले थे वहाँ पे थोड़ा टिक मारिए आप। रुकिए ना, देख रहे हैं, देखने के लिए तो आए हैं हम। जहाँ जहाँ डाउट है, खैनी खाते हैं दिमाग काम करना शुरू करता है। नशा करना चाहिए, नशा करना गलत बात ना है, गलत बात है। अगर गलत बात होता, नशीले पदार्थों का उत्पादन ही नहीं होता। देखिए, एक सीमा के भीतर रहकर हर कुछ कीजिए, जीवन एक बार मिला है, जी लीजिए। कहाँ दिक्कत है जी, बोलिए जल्दी। ये का हो गया? अरे लाइव भी कटा है, लाइव कट गया है। अरे देखो ना यार, तुम लाइव नहीं ना कटा है, लाइव में ये दिखाई दे रहा है तुमको। हाँ, अरे साला पागल है स्टाफ सब। ठीक है, मेरा बताइए, मेरा इस बैच में नहीं जोड़ा है कि हम मोबाइल खोल के देख ले, बताइए। जो लिखा है वो सही कर लीजिए। इसमें कर लीजिएगा जो लिखे हैं, जो लिखे। देखिए, नोट में जो है ना वो महान शासक थोड़ा सा ये होगा, तो उसमें जो यहां लिखा है ना वो सही है, उसको सही कर लीजिएगा आप। ठीक है? चल रहा है जी? है लाइव किसी के मोबाइल में चल रहा है? दिखाइए तो, देखिए तो।
देखिए तो चल रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है ना? हाँ, दिक्कत नहीं हुआ है? कमेंट ले आइए यहाँ पे, दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी, सबका साथ सबका विकास। चल रहा है ना? हाँ चलिए गुरुजी लोग, प्राचीन खत्म हो गया, ठीक है? प्राचीन क्या हो गया? प्राचीन में क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे, मध्यकालीन में भी क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे, आधुनिक में क्वेश्चन आंसर जरूर कर पाएंगे, ठीक है? प्राचीन खत्म हो गया, सोमवार से कौन चीज की शुरुआत करेंगे? मध्यकालीन। बात क्लियर? अब देखिए, हो सकता है प्राचीन भारतीय इतिहास का टेस्ट क्या बता दे? टेस्ट कब लेंगे? अच्छा सुनिए ना, 1 मिनट सुनिए ना, 1 हफ्ता बाद है, 1 सप्ताह बाद। आप लोग क्या चाहते हैं? प्राचीन का टेस्ट कब हो? क्या चाहते हैं? कौन कौन लोग चाहते हैं सोमवार को हो जाए? कौन कौन लोग चाहते हैं ये जो आने वाला सोमवार है, सोमवार को हो जाए? कौन कौन लोग चाहते हैं 1 सप्ताह बाद हो? तो गुरुजी लोग, प्राचीन का टेस्ट अगले सैटरडे को होगा। अगले सैटरडे को आपका क्लास नहीं होगा, बल्कि अगले सैटरडे को क्या होगा? आपका टेस्ट। और अगर क्लास में अनुपस्थिति कम रही तो क्लास होगा, ठीक है? अगर क्लास में अनुपस्थिति ठीक ठाक रही तो टेस्ट होगा। आप डाल जाइएगा, हम पात, समझे? तो अगले शनिवार को होगा, ठीक है? हाँ? क्या है? टेस्ट में पूरा एंशिएंट रहेगा। अब बायो 10 नंबर चल रहा है मेरे ख्याल से, बायो छोड़ देते हैं, बायो छोड़ देते हैं, सिर्फ एंशिएंट रहने देते हैं। हाँ? हाँ? अच्छा रुकिए ना, रुकिए। उसके बाद एंशिएंट के बाद फिर बायो का एक स्पेशल ले लेंगे 1 सप्ताह बाद, क्या? और इसके बाद एंशिएंट के टेस्ट में जो टॉप कीजिएगा, ठीक है? एंशिएंट में जो टॉप कीजिएगा उसको ला करके यहां पे क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर आप जवाब दे दिए, पहला लड़का 500 रुपया देंगे, 500, ठीक है? दूसरा लड़का 200 रुपया, तीसरा लड़का 100 रुपया। 1 2 3, 1 2, लड़का में अलग होगा, लड़की में अलग होगा। जैसे शनिवार वाले टेस्ट में होता है ना, लड़का में 1 2 3 अलग चुनते हैं, लड़की में 1 2 3 अलग चुनते हैं ना, वैसे ही इस टेस्ट में भी होगा, ठीक है? जी जान लगा दीजिए अपना। क्लियर? अब 100% नोट से रहेगा। चलिए, आए शांत रहिए। अब होमवर्क सब दीजिए तो। अच्छा, आज आप लोग से थोड़ा थोड़ा बात करेंगे हम, और अब प्राचीन खत्म किए हैं तो बात करना बनता है ना, तब चलिए। अच्छा रखिए रखिए, पहले बतियाते हैं तो। अच्छा एक बात बताइए, कितने ऐसे लोग हैं जो पहला क्लास से लेकर आज तक क्लास कर रहे हैं? कितने ऐसे लोग? चलिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बढ़िया। और वैसे जो भी छात्र हैं जिनका प्राचीन छूटा है, जिनका प्राचीन छूटा है, पूरा प्राचीन का वीडियो एप्लीकेशन पर फ्री है। दक्षिण भारत को छोड़कर,
दक्षिण भारत थोड़ा कठिन है तो वो फ्री कर देना सही बात नहीं ना है। अच्छा एक बात बताइए, पूरा प्राचीन पढ़े, दक्षिण भारत पढ़े, आपको कोई टेंशन लगा? बताइए, मजा में गुजर गया ना? ऐसे ही सब चीज मजा में गुजरेगा। ठीक है, चलिए अब जो है जिनका भी छूटा हुआ है, जिन भी भाई एवं बहनों का छूटा हुआ है, दीदी जी लोग, देवी जी लोग, जिनका भी छूटा हुआ है, एप्लीकेशन पर प्राचीन का वीडियो पहला क्लास से लेकर गुप्त काल तक पूरा पढ़ाया हुआ है, दक्षिण भारतीय इतिहास को छोड़कर। फ्री है, ऑनलाइन एक्सेस आपको मिला है या नहीं मिला इससे कोई दिक्कत नहीं, आप जाकर के देख सकते हैं। और गुरुजी लोग, आप लोग भी छूटा हुआ है उसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, पहला बात, पहला सलाह मेरा ये है। और दूसरी बात ये है, हमेशा तो हम अपना बकते रहते हैं, आते हैं बक देते हैं चले जाते हैं, लेकिन आप हमको बताइए कि आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं, आपको दिक्कत क्या हो रहा है? कोई दिक्कत भी हो रहा है? अगर दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे शेयर कीजिए, क्योंकि हम भगवान नहीं है कि आपके दिक्कत को जान जाए, लेकिन आप शेयर करेंगे तो हम दिक्कत को दूर करने का प्रयास करेंगे। आप हमसे जुड़े हैं तो हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि जो है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करें हम, पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब जीवन में महाभारत रामायण हो रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम में बताइए। सौरभ कुमार सिंह, इतना दिन से बकरी चरा रहे थे आप, एरर को नोट में सही करवा दीजिए। नोट में एरर क्या है? आज तुमको इतना भी समझ में अभी तक नहीं आया है कि नोट में एरर है तो उसको सही करवा ले। टाइपिंग मिस्टेक है, एक आध गो वर्ड मिस्टेक सब है, इतना तुमको दिमाग नहीं है जी? है नोट में क्या एरर है? आप लोग नोट पढ़ते नहीं है जी? वर्ड मिस्टेक है एक आध गो, ठीक है, उतना तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, उतना समझ में नहीं आएगा तो तैयारी करना आप छोड़ दीजिए, सीधा सा बात है। जब यहां पर हम लेक्चर सुना रहे हैं, सब चीज याद करवा रहे हैं, सब चीज समझा रहे हैं, इसके बावजूद भी आप नोट पढ़ के उसमें सही नहीं कर सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास का नोट कल अपलोड हो जाएगा, कल अपलोड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ, डाटा याद कैसे करें कुछ बताइए। देखिए डाटा याद कैसे करें, देखिए एक बात तो हम आपको ये बताएंगे, जीएस जानते हैं? जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना बार पढ़ेंगे आपका जीएस उतना स्ट्रांग होगा, जितना बार आप चीजों को सुनेंगे उतना स्ट्रांग होगा। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास हमने आपको खत्म कर दिया है, पूरे एक सप्ताह का टाइम हमने आपको दिया है रिवीजन करने के लिए, तो आपका क्या लक्ष्य होना चाहिए जानते हैं? पूरे एक सप्ताह में पूरे प्राचीन को रट जाना है इधर से उधर, लाइन बाय लाइन। ठीक है, दूसरा आपका यह होना चाहिए कि आपके परीक्षा में जो है, आपके परीक्षा में जो है सब्जेक्टिव पूछता नहीं है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो आपका दूसरा लक्ष्य यह होना चाहिए कि कम से कम ऑब्जेक्टिव तो हम दिए नहीं हैं, लेकिन मार्केट में जो बुक है जैसे लुसेंट ऑब्जेक्टिव, घटना चक्र, पूर्वावलोकन, इस टाइप का जो ऑब्जेक्टिव बुक है, आप इस सब्जेक्टिव के साथ साथ, यानी जो नोट सब्जेक्टिव हमने दिया है इसके साथ साथ जो है आप पूरा कोई भी एक ऑब्जेक्टिव का बुक उठा करके जो है उसके ऑब्जेक्टिव को भी आपको पूरे एक सप्ताह में कर जाना चाहिए। इससे आपको क्या होगा जानते हैं? बहुत ज्यादा फायदा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपको बहुत फायदा होगा इससे। अगर आप दोनों को कर लेते हैं तो, यानी ये जो नोट दिए हैं ये कर लीजिएगा और पूर्वावलोकन कर लीजिएगा, पूर्वावलोकन कर लीजिएगा। पूर्वावलोकन में जो भी एक्स्ट्रा मिलेगा उसको इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा आप। अगर आप इतना कर लेते हैं ना, प्राचीन में हम आपको बताते हैं, हम आपको लिख करके दे सकते हैं। अगर आपके परीक्षा में 5 गो क्वेश्चन पूछेगा ना प्राचीन से, आप 4 गो बना के आइएगा। 1 गो का हम गारंटी नहीं ले सकते, 100% गारंटी लेना सही नहीं है,
लेकिन 80-90% गारंटी हम ले सकते हैं अगर आप इतना कर लीजिएगा तब, समझे। तो जो चीज खत्म हो जाए आप भूल जाते हैं क्योंकि आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं। यानी जो लड़का सवाल पूछा था सर आगे पढ़ते जाते हैं पीछे भूलते जाते हैं, और दूसरी बात डाटा को याद कैसे रखे, तो जो ईसवी वाला डाटा है, ईसवी वाला डाटा को याद रखने का तरीका क्या है जानते हैं हम कैसे याद रखते हैं? जैसे एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे इंडियन पॉलिटी में हम लोगों को पढ़ना होता है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्यों को पुनर्गठित करने को लेकर सबसे पहले धर आयोग का गठन जून 1948 में हुआ, फिर जेबीपी आयोग का गठन दिसंबर 1948 में हुआ, फजल अली आयोग का गठन दिसंबर 1953 में हुआ। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट के आधार पर ही 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 14 राज्य बने। 15वां राज्य 1960 में गुजरात बना, फिर 16वां राज्य नागालैंड बना 1963 में, 17वां राज्य हरियाणा बना 1966 में, 17वां राज्य हरियाणा बना 1966 में। चार बार कहां लाइव कटा है? एक बार कटा है, ठीक है, एक बार कटा है, समझे। चलिए, तो जो समझा रहे थे इसको समझिए। तो देखिए 1948 से लेकर के 1966 तक हम बोल दिए। अब इसको याद कैसे रखना है? आप अपना एक नोट बनाइए। देखिए अपना एक नोट होना चाहिए। सोनी झा आई थी पिछले सैटरडे या पिछले सैटरडे के पिछले सैटरडे सोनी झा आई हुई थी ना। हम उनसे पूछे थे ना कि जो है आप अपना नोट बनाए थे या नहीं बनाए थे, तो वो क्या जवाब दी थी? हाँ बनाए थे, हाँ बनाए थे। अपना एक शॉर्ट नोट होना चाहिए, अपना एक हर विषय का शॉर्ट नोट होना चाहिए ताकि रिवीजन के टाइम में आप पूरे चीजों का रिवीजन कर सके, अच्छे से रिवीजन कर सके। देखिए अपना लिखा हुआ अपना होता है। जैसे अपने एक मूवी है, उसमें एक सॉन्ग है अपने तो अपने होते हैं, समझे। तो अपना लिखा हुआ अपना होता है। तो आपको एक शॉर्ट नोट बनाना चाहिए मेरे ख्याल से। अब हम कैसे इस सब डाटा को याद रखे हुए 1948 से लेकर 1966 या जो भी है, हम क्या किए हुए हैं, अपना एक शॉर्ट नोट बनाए हुए हैं। उसमें डाटा को सिलसिलेवार ढंग से लिखे हैं। मतलब 1948 में क्या हुआ, 1953 में क्या हुआ, 1948 के ठीक बाद 1953 को लिखे, 1953 के बाद ठीक बाद 1955 को लिखे, फिर 1956 को लिखे, 1960 को लिखे, 1963, 1966। मतलब अगर आपको ईसवी वाला डाटा याद रखना है तो आप नोट पढ़ के उस ईसवी को अपने से उस ईसवी से संबंधित घटनाओं का शॉर्ट नोट बनाइए और सिलसिलेवार ढंग से उन घटनाओं को लिखिए। पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो सबसे पहले खाना को मिलाते हैं, हाथ से मुंह में लेते हैं, मुंह में आता है, फिर गला होते हुए जाता है, समझ गए, छोटी आंत बड़ी आंत जहां भी जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि खाना मुंह में पच जाता है, खाना तो छोटी आंत में जाके पचता है, लेकिन पाचन में तो और भी जो अंग है वो भी काम करता है। लेकिन उसी में कोई गड़बड़ी हो जाता है तो काम खत्म है आपका, खाना नहीं पचा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हो सकता है आप मरियो जाइएगा। उसी प्रकार से आप अपना एक शॉर्ट नोट बनाइए और डाटा को सिलसिलेवार ढंग से लिखिए। चीजों का बार बार रिवीजन करते रहिए। रविवार को छुट्टी होता है, रविवार को पूरा का पूरा रिवीजन कीजिए। और जानते हैं पूरे सिलेबस जो खत्म हो जाए उसका बार बार रिवीजन करते रहिए। एक बात हम हमेशा बोलते हैं, देखिए अगर आपको बेहतर विद्यार्थी बनना है ना
जो चीज जिस रोज पढ़ाया जाता है उसी रोज रात में सोने से पहले उसका रिवीजन करके सोइए। रविवार को पूरे सप्ताह के चीजों का रिवीजन कीजिए, महीना में चीजों का रिवीजन कीजिए। ऐसे करके आप आगे बढ़िए। जो चीज खत्म हो जाए, प्रत्येक 15 दिन पर दिमाग में ले लीजिए कि प्राचीन मेरा खत्म है, प्रत्येक 15 दिन पर हम प्राचीन का रिवीजन करेंगे। जैसे प्राचीन खत्म हो गया, सब विद्यार्थी छोड़ देगा, नहीं पढ़ेगा प्राचीन, एकदम नहीं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं प्रत्येक 15 दिन पर एक बार पूरे प्राचीन पढ़ जाना है। पाषाण युग से उठाना है, प्राचीन अंतिम तक जो है रीडिंग मार देना, सिर्फ रीडिंग मार देना है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ रीडिंग मार देना है आपको। तो आपके प्रीलिम्स परीक्षा आते आते अगर प्रत्येक 15 दिन पर 5 बार भी प्राचीन का रिवीजन अगर आप किए, प्राचीन आपको पूरा याद हो जाएगा। क्लास में आपने पढ़ा है, आपने लेक्चर सुना है, आपको क्लास में याद करवाया गया है, टेस्ट के लिए आप प्रिपरेशन करेंगे तब रिवीजन करेंगे, 5 बार और रिवीजन करेंगे, अब इससे ज्यादा बार और क्या हो सकता है, सब चीज आपको याद हो जाएगा। रिवीजन आपकी सफलता का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है। और बहुत विद्यार्थी देखते होंगे 2 ऑप्शन छांट लेता है, 2 ऑप्शन में फंस जाता है। वो रिवीजन के कमी के कारण, रिवीजन के कमी के कारण वो फंसता है, समझे? तो ये बात है। क्वेश्चन आंसर रिकॉर्डेड डलवा दीजिए सर जी एनसीएंट का। देखिए रिकॉर्डेड तो हुआ नहीं है, नहीं तो हम डलवा देते, ठीक है। चलिए, सूर्या भूषण जी, दोनों में से कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक, यानी वो 2 किताब का ऑप्शन दिया था तो बोले दोनों में से कोई भी एक करिए। और हम तो होमवर्क में आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन न करवाते हैं, तो पूर्वावलोकन से ही कीजिएगा, ज्यादा बेटर है। तो आप लोग तो अपना प्रॉब्लम बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम बोलिए। कोई दिक्कत भी हो रहा है? नहीं ना? और सब बढ़िया है ना? हाँ। और शनिवार वाला टेस्ट आप लोग देते हैं ना? सब लोग तो नहीं देते हैं। मम्मी कसम है, कौन कौन नहीं देते हैं हाथ खड़ा कीजिए। मम्मी कसम है, कौन कौन नहीं देते हैं हाथ खड़ा कीजिए। मम्मी कसम, मम्मी कसम है, हाथ खड़ा कीजिए बढ़िया से। क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं देते हैं? हाँ? दीजिए, देना शुरू कीजिए। कब दीजिएगा? परीक्षा के बाद कि शादी ब्याह होने के बाद? अभी समय है महाराज, संभलिए। चलिए चलिए, अब होमवर्क दीजिए तो होमवर्क बढ़ा देते हैं। कल देखिए, हो सकता है हम ठीक रहे तब, ऐसे रविवार को पूरा रेस्ट में रहते हैं। अगर 12 बजे तक मन भर गया रेस्ट से तो कल हो सकता है मे बी यूट्यूब पे क्लास ले, हो सकता है मे बी। इससे पहले नहीं हुआ था, उस टाइम में किसी काम में व्यस्त हो गए थे। खैर कल तो काम नहीं है। देखिए अब क्या दिए थे होमवर्क इसमें? हाँ, चंदन कुमार सिंह ऑब्जेक्टिव के लिए लुसेंट ऑब्जेक्टिव या पूर्वावलोकन, दोनों में से कोई भी एक। है, बैठिए, बैठिए ना आप। कहां तक? 50 तक दिए थे, 51 से 100 तक कर लीजिएगा। बात क्लियर? अब जवाब दीजिए फटाफट, खड़ा होइए। हाँ, आगे वाली बैठिए ना, आगे वाली बैठिए। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? हाँ? पढ़े हैं? सही सही बोलिए, भगवान कसम। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। देखिए एगो पढ़ने का तरीका बताते, घर में बंद हो जाइए, प्रयास कीजिए सिंगल रहने का, घर में बंद हो जाइए, बोल बोल के पढ़िए, बोल बोल के पढ़िए।
ज्यादा दिन तक याद रहेगा, याद भी जल्दी हो जाएगा। हम देखते हैं कोई चीज हमको समझना होता है, याद करना होता है, बोल के याद करते हैं 5 मिनट में याद हो जाता है। ऐसे मुंह बंद करके याद करते वही चीज 15 मिनट में याद होता है। समझे? बोल के याद करते हैं 5 मिनट में याद हो जाता है, और वही मुंह बंद करके याद करते 15 मिनट में याद होता है। तो इसलिए बोल बोल के याद कीजिए। बैठिए। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ? बांकीपुर ना। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। सोना में क्या सब मिलाया जाता है? तांबा और नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहां है? हैदराबाद। किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। लोकटक झील कहां है? मणिपुर में है। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? मोनेरा में। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? फ्रांस ने। H1N1 किसके द्वारा होता है? विषाणु ना। चलिए 51 से लेकर 100 तक कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए इसमें 51 से लेकर 100 तक क्या होमवर्क दिए थे? जलवायु ना। अगला होमवर्क है ज्योग्राफी पूर्वावलोकन में चैप्टर नंबर 8 प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक। चलिए जलवायु से संबंधित क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन मानसून से? दक्षिण पश्चिम उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय में। भारत में सर्वाधिक वर्षा है क्या होगा? भारत में सबसे कम वर्षा लेना। भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति कौन भाषा से हुई? अरबी भाषा से ना। अरबी भाषा से ना। चलिए पूर्वावलोकन, भूगोल का पूर्वावलोकन में चैप्टर नंबर 8, ठीक है? और जो क्वेश्चन बैंक है उसमें दूसरा नंबर सेट 1717 पोस्ट वाला 51 से लेकर 100 तक। अरे क्या कर रहे हैं जी? क्या कर रहे हैं आप? चलिए धन्यवाद। इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं।